नमस्कार किसान साथियों, चलिए आज जानते हैं धान में भूरा धब्बा रोग के बारे में, जिसे अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट रोग भी कहा जाता है। यह एक विनाशकारी रोग है और यह धान की पत्तियों पर भूरे धब्बे के रूप में उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। ये देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, हल्का भूरा धब्बा मटाना जैसा दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे ये देखिए गोल गोल अंडाकार भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, इसी को कहते हैं भूरा धब्बा रोग। ये देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है किसान भाइयों। धान का भूरा धब्बा रोग पत्तियों पर गोलाकार से लेकर अंडाकार गहरे भूरे रंग के धब्बे उत्पन्न होता है किसान भाइयों। तो इस प्रकार आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो धीरे धीरे यह फैलकर बड़े धब्बे बन जाते हैं और कभी कभी पीले रंग का प्रभा मंडल और लाल किनारों के साथ धान पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। धान पर भूरे धब्बे रोग के कारण विकास अवरुद्ध हो जाता है, धान का बढ़वार नहीं कर पाता और अनाज की गुणवत्ता में कमी आती है और यहाँ तक कि पौधे की मृत्यु भी हो सकती है ज़्यादा संक्रमित होने पर। यह रोग विभिन्न अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे छोटे पौधों से लेकर छोटे अंकुर से लेकर परिपक्व पौधों को प्रभावित कर सकता है यह रोग। और काटे गए अनाज में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं और यह हमारे उपज को बहुत ही कम कर देता है। इसके प्रसार और संक्रमण की अनुकूल परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। चलिए किसान भाइयों, इसके प्रसार के लिए ह्यूमिडिटी 80% से अधिक और टेम्परेचर मतलब तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड चाहिए इसके प्रसार के लिए। और इसके साथ साथ अधिक नाइट्रोजन खाद का उपयोग शामिल है किसान भाइयों। खेतों में अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग न करें। चलिए अब जानते हैं रोग जनक के बारे में, जानते हैं रोग जनक और रोग का विवरण के बारे में जानते हैं। यह विशेष रूप से चावल की खेती में यह रोग कॉकलियोबोलस मियाबिन्स या हेलमिंथोस्पोरिया मोराजी नामक फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है, जो पत्तियों पर गोलाकार से लेकर अंडाकार भूरे रंग के धब्बों के रूप में प्रकट होता है तथा पुष्पगुच्छ पर गर्दन और बीजों को प्रभावित कर सकता है। और संक्रमित बीज, इसके संक्रमित बीज रोग का प्राथमिक स्रोत है, जिसके कारण पौधे खराब हो सकते हैं और फसल की उपज बहुत ही कम हो सकता है किसान भाइयों। तो समय रहते इसका नियंत्रण जरूर करें। ये देखिए धान में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं भूरे धब्बे रोग। ये देखिए छोटे छोटे बिंदु बिंदु जैसा दिखाई दे रहा है, यही है भूरा धब्बा रोग। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। पत्तियों पर सूक्ष्म भूरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, जो बड़े होकर बड़े धब्बों में मिल जाते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती है। पुष्पगुच्छ, जिसे पेनिकल कहते हैं, और पौधे की गर्दन पर भूरे रंग के धब्बों के रूप में भी इसके लक्षण दिखाई दे सकता है। बीजों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं, बीजों पर काले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं और संक्रमित पौधे मर सकते हैं, जिससे पौधे की मृत्यु हो सकती है। इस रोग से अनाज की गुणवत्ता और वजन कम हो सकता है तथा उपज में भारी हानि हो सकती है किसान भाइयों। यह कवक कैसे प्रसार करता है खेत में, चलिए जानते हैं। यह कवक खेत के भीतर हवा के माध्यम से इसके बीजाणुओं एक पौधे से दूसरे पौधों में फैल जाते हैं किसान भाइयों, हवा के माध्यम से और बारिश के माध्यम से। और यह कवक जीवित कैसे रहते हैं? यह कवक संक्रमित चावल या धान के अवशेषों पर जीवित रह सकता है, इसलिए रोग मुक्त बीज चुने या फिर भूरा धब्बा का फंगस, ये बीज में जिस बीज में लग गया वो 3 से 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, जिससे यह संक्रमण का एक बड़ा स्रोत बन जाता है किसान भाइयों। धब्बों को उनके आकार और आकृति के कारण इसे तिल के बीज जैसा बताया गया है किसान भाइयों। इस लक्षण को, भूरे धब्बा रोग को या ब्राउन स्पॉट रोग को धान में। यह कवक नर्सरी में अंकुरण अवस्था से लेकर मुख्य खेत में बालियों में दूध भरने की अवस्था तक फसल में आक्रमण कर सकता है। अब चलिए इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में क्या है। भूरे धब्बा ऐतिहासिक रूप से विनाशकारी रोग है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे बंगाल में 1943 में बहुत अकाल आया था, मुख्य रूप से चावल के भूरे धब्बे रोग के गंभीर प्रकोप के कारण हुआ था, जो एक फंगल संक्रमण है, फंगस डिसीज है, कवक जनित रोग है, जिसे हेलमिंथोस्पोरिया मोराजी और अब वैज्ञानिक इसे कॉकलियोबोलस मियाबिन्स भी कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। इस रोग के कारण बंगाल में चावल की फसल को तबाह कर दिया गया था, जिससे लगभग 50 से 90% तक उपज का नुकसान हुआ और व्यापक भूखमरी हुई थी तथा लाखों लोग मारे गए थे इस भूखमरी के कारण, इस रोग के कारण। तो इसके रासायनिक नियंत्रण के बारे में चलिए जानते हैं किसान भाइयों। पौधों में संक्रमण को रोकने के लिए बीजों को
बीज उपचारित करना चाहिए, जैसे कैप्टान हो गए 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार, या फिर थायराम हो गए। इन कवकनाशियों से उपचारित करके बीजों को बुआई करें किसान भाइयों। अब पर्णीय स्प्रे के बारे में जानते हैं। प्रभावी नियंत्रण के लिए बूटिंग चरण, जैसे पेनिकल इनिशिएशन हो रहा है, बूटिंग चरण बाली निकलने की अवस्था आ गया है और 50% फूल आने पर प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर और अच्छे फंगिसाइड में, कवकनाशक में एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल शामिल है, जो कई कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। जैसे अडामा कंपनी का कस्टोडिया के नाम से आता है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% रहता है और टेबुकोनाजोल 18.3% रहता है। और क्रिस्टल कंपनी का यही टेक्निकल कोयोटो के नाम से आता है, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% ऐसी फार्मूलेशन में रहता है, जो बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट दिखाता है इस बुरे धब्बे पर। और एजॉक्सिस्ट्रोबिन दोहरी कार्यविधि के माध्यम से काम करता है, एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल। एजॉक्सिस्ट्रोबिन श्वसन प्रक्रिया को बाधित करता है फंगस के, और टेबुकोनाजोल कोशिका निर्माण में रुकावट डालता है, जिससे फफूंद का विकास रुक जाता है, फंगस का विकास रुक जाता है और बढ़वान नहीं कर पाते और रोग आगे नहीं बढ़ पाते। और यह फंगिसाइड पत्तियों के माध्यम से, जाइलम और फ्लेम के माध्यम से पूरे पौधों में फैल जाता है, जिससे सभी हिस्सों तक पहुंचकर पौधों को सुरक्षा पहुंचाता है। और यह एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल फार्मूला प्रिवेंटिव एवं क्यूरेटिव रूप से फसल की सुरक्षा करता है। मतलब यह केवल बीमारी को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि विकसित हो रही बीमारियां, जैसे प्रसार हो रही बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करता है। और जैसे बीमारी नहीं लगे हैं तो उसे प्रिवेंटिव रूप में उसे लगने नहीं देती बीमारी को हमारे धान के खेतों में। और बारिश के बाद भी यह लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखता है हमारी फसलों पर, और इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं किसान भाइयों। तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।